बाकी लोगों की तरह मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने भी बचपन में वो तेल और नमक मिला करके साफ करने के लिए एडवाइस दी गई थी, वो एक्चुअली में काम करती है या फिर इट्स जस्ट अ मिथ? जो नमक है, अभी आप सबको अगर नमक प्रोवाइड करा दिया जाए और जिस टेबल पे आप बैठे हैं इसका कवर हटाकर नमक को थोड़ी देर आप ऐसे करके देखिए तो शायद उस टेबल पे भी स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो जो हम लोग टीवी एड्स में देखते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो नहीं, उसको सीरियसली नहीं लेना है हमें। बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपकी फेवरेट स्टार है तो ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम लोगों ने ये सुना है कि 2 times अ डे ब्रश करना चाहिए। टाइम्स तक तो ठीक है, लेकिन टाइमिंग भी क्या इंपॉर्टेंट होती है कि दिन में कभी भी 2 बार उठे और ब्रश कर लिया? आफ्टर मील हाफ एन आवर के बाद आप ब्रश करें, उसके आधे घंटे के बाद माउथ वॉश यूज करें। आप जब रात को सोते हैं माउथ बंद कर कर, जब वो एक्टिव होते हैं जो वो नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचाएंगे। अगर देखें तो कुल्ला हमारा बहुत पुराना वो है, मुंह का कुल्ला करना हमारे ऑलरेडी कल्चर में है। एक WHO की टीम आई थी 75 में हमारे वहाँ KGMC में, तो उन्होंने एक मजदूर को देखा कि वो खाना खा के वो ऐसे उंगली से कुल्ला कर रहा था, तो दे वर सरप्राइज, दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ दैट पर्सन की इतनी अवेयरनेस है यहाँ। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो सभी करते हैं। किस तरीके के कंसर्न के लिए किस तरीके का टूथपेस्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर कौन से कंपोनेंट्स देखने चाहिए? हमारे जितने भी पेस्ट हैं वो सब कॉम्पोजिट हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। पब्लिक भी अवेयर हो रही है कि भाई SLS की भी बात आती है, पैराबेन्स की भी बात आती है। फोमिंग एजेंट है बेसिकली, जो कि सभी चीज़ों में यूज होता है, आपके शैम्पूज में भी होता है, बाकी चीज़ों में भी होता है। और पैराबेन्स है जो प्रिजर्वेटिव है उसको रखते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन की जा रही हैं। तो डेफिनेटली जो पेस्ट इनके बिना हो डेफिनेटली वो सुपीरियर है। सेहत अड्डा पावर्ड बाय सेंसोडेंट के। बस पैक नहीं है। SLS, पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अभी 2 सेशन पहले जब लंच का अनाउंसमेंट हुआ था तो सब लोग दौड़े दौड़े भागे भागे गए थे। मैं भी गई थी कि कुछ अच्छा सा खाने को मिलेगा, और मीठे वाले सेक्शन में मैं गई, चौको फर्स्ट दिखा। मैंने बोला खाना ख़त्म करके मीठे पे टूटूंगी मैं, और जैसे ही मैंने खाया बहुत ज़ोर का करंट लगा मुझे, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वो मीठा खाते से करंट क्यों लगा मुझे? डेंटल फील्ड एकदम अलग है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली डेंटल टिश्यू में रिपेयर की कैपेसिटी नहीं है। ये एक ऐसा टिश्यू है बॉडी का जो एक बार ख़राब हो गया तो वो अपने आप रिपेयर नहीं कर सकता। तो दांत के ऊपर इनामल होती है जो कि खाली क्राउन के पोर्शन पे होती है, फिर उसके अंदर डेंटिन होती है जो रूट तक होती है। रूट के ऊपर कोई इनामल नहीं होती। किसी कारणवश अगर ये आपका इनामल वाली लेयर इरोड हो जाती है तो नेचुरल है कि आपकी डेंटिन एक्सपोज्ड है, जो कि सेंसिटिव पार्ट है, जिसमें जो पोरस है वो पोरस पोर्शन जो है वो सेंसिटिव है। तो अगर आपको कैविटी हुई है तो भी, या दांत घिस गया है तो भी, दोनों कंडीशन में आपको सेंसिटिविटी होगी। और जब आप कुछ खाएंगे बहुत ज़्यादा मीठा, ठंडा या हार्ड, तो आपको उसमें पेन या सेंसिटिविटी दोनों हो सकते हैं। ओके सर, क्या इसका मेरी एज से भी कोई लेना देना है कि मेरा दांत कब सेंसिटिव हो जाता है कुछ खाने के लिए, या मीठा या गर्म होता है तो, या फिर किसी भी एज के लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, हम जिस युग में अभी चल रहे हैं, तो अब पहले ज़रूर होता था कि भाई दांत के पास तो लोग ओल्ड एज में ही जाते थे, बट इस मॉडर्न एज में आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ वो है। बिकॉज आई थिंक 3 साल के बच्चे से लेके आई थिंक वंस इन अ वाइल 2.5 साल के बच्चे आते हैं कैविटीज़ लेके। सो और उसके लिए हमारा जो खान पान में जो ड्रास्टिक चेंज आया है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज उसके बारे में मैं कल खान पान के बारे में ऑलरेडी पहले भी चर्चा हो चुका है। तो कोई अब जितने फूड हैं उसमें बेवरेजेस भी हैं और खाने के पदार्थ भी हैं, और हमारे दांतों का जो डिटोरेशन है वो दोनों से होता है। अगर बहुत हार्ड फूड है, जैसे चिप्स हैं, पापड़ हैं, अब क्रिस्प अगर आप देखें तो क्रिस्प फूड की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। आपके जितने स्नैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हैं, और वो एक बहुत बड़ा रोल है। बेवरेजेस जितने शुगरी हैं, कैंड जूसेस हैं, आपके एरेटेड ड्रिंक्स तो ख़ास तौर से, और उनका भी बहुत बड़ा रोल है। प्लस एक एसिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हम लोगों को सबको अफेक्ट कर रहा है। तो वो एसिडिटी भी आपके दांतों को कहीं ना कहीं असर करती है, घिस जाते हैं दांत, इरोजन होता है दांतों में, अब्रेजन भी होता है।
तो ये दोनों चीज़ें ये हैं कि जो दांतों को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, इसलिए अर्ली एज पे अब तो इट्स नॉट वेरी अनकॉमन टू हैव अ डिजीज़ एट अर्ली एज। दांत ही तो है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार हो जाएगा, छिपे रहते हैं, मुस्कुरा करके भी फ़ोटो खिंचा लेंगे। मैं ये कितना सीरियस है हमारी बॉडी के एक ये जो ऑर्गन है ये कितना सीरियस है, या फिर हमारी ओवरऑल हेल्थ में ये कितना इम्पैक्ट डालता है, अगर आप इस पर थोड़ा सा बात करें तो शायद हम अटेंशन खींच पाएँ और इस सेशन पे उन लोगों को ज़्यादा इंसाइट दे पाएँ। देखिए, मैं कभी भी ऐसे पब्लिक में टॉक्स लेता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ कि अगर हम शरीर को मंदिर मानते हैं तो ये मंदिर का द्वार है, और इस द्वार की रख रखाव और सेवा सभी को करनी पड़ेगी। और इसकी सेवा, हमारे मुंह के दो काम होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो खाने का और एक बोलने का। तो बोलने का काम तो हम सब करते ही हैं और वो अलग चीज़ है, बट खान पान एक ऐसी चीज़ है जिस पे आई थिंक हमारा बहुत ध्यान जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारा जो इंडियन फूड है, कोइंसिडेंटली अगर आप देखें तो वो पका हुआ खाना है, और नॉर्मल खाना जो है वो हमारा बहुत हेल्दी है। उसमें कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि हम उसके बारे में चिंता करें कि इससे दांत खराब हो रहे हैं। बट अब हमारा वो अंश जो इंडियन खाने का है वो ग्रेजुअली श्रिंक होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। हमारा जंक फूड भी है, फास्ट फूड भी है, और बेवरेजेस भी आ गए हैं। ये सारी चीज़ों का जो योगदान है ओवर एंड अबव, उसी खाने से हमारी जो एसिडिटी बन रही है वो भी फर्दर ऐड कर रही है। तो रख रखाव में तो डेफिनेटली कमी आ ही रही है, बट उससे ज़्यादा हमारे खान पान का बहुत बड़ा नेगेटिव रोल है। ओके सर, जब बचपन में मैं थी, इंक्लूडिंग बाकी लोगों की तरह, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने भी बचपन में वो तेल और नमक मिला करके ब्रश को साफ़ करने के लिए एडवाइस दी गई थी, वो एक्चुअली में काम करती है या फिर इट्स जस्ट अ मिथ? तेल और नमक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, और इवन दैट अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में, तो ये अभी सब नुस्खों की बात हो रही थी। तो जैसे सर ने ये बताया कि जैसे मुंह जो है वो उस मंदिर का द्वार है, लेकिन उस द्वार का सबसे ज़्यादा नुकसान घर से शुरू होता है। तेल और नमक की मालिश करने से दांत सफ़ेद होते हैं, मसूड़ों से खून नहीं आता, दांतों में मुंह में बदबू नहीं आती। इस तरह के मिथ्स हैं। दिक्कत क्या है कि बेसिकली आपके जो दांत हैं, स्माइल आप जब अच्छा करते हैं, जब आप किससे बात करते हैं, पर्सनैलिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तेल और नमक, जो नमक है, अभी आप सबको अगर नमक प्रोवाइड करा दिया जाए और जिस टेबल पे आप बैठे हैं इसका कवर हटाकर नमक को थोड़ी देर आप ऐसे करके देखिए तो शायद उस टेबल पे भी स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो हमारी बॉडी का सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया पार्ट है एनेमल, जो दांत को एक प्रोटेक्शन देता है, सुंदरता देता है। उसको किस तरह से घिस देता होगा, किस तरह से वो नुकसान पहुंचाता होगा। तो ऑब्वियसली इससे बड़ा मिथ नहीं है, और ये अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि इसको बार बार अवेयर किया जाए और इस चीज़ को हम हटाएं। और तेल और नमक के लिए तो बड़े बड़े फिल्म स्टार भी पेस्ट में डालकर ऐड दे जाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स, फिल्म स्टार्स, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पे बोलने को तो बहुत कुछ है, पर ये वाकई में मिथ है और इसको बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक में कि ये नहीं करना चाहिए। तो जो हम लोग टीवी एड्स में देखते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो नहीं, उसको सीरियसली नहीं लेना है हमें? बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपकी फेवरेट स्टार हैं तो ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते, बाकी नहीं लेना। ओके सर, नुस्खों को तो हम लोग घर पे देखते हैं कि सस्ता जुगाड़ है, उपाय है, घर में किचन में रखी हुई चीज़ें हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, कौन पैसे खर्च करे। लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी दांतों के देखभाल के लिए कितना मैटर हम घर पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कब लगता है कि अब डॉक्टर के पास आपको विजिट दे देनी चाहिए, दिखा लेना चाहिए, कैसे तय करें? देखिए, पहले तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपको सर माइक थोड़ा सा पास में प्लीज। ब्रश करते वक्त एक तो मसूड़ों से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए कभी, और दूसरा कोई सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये दो ऐसे अर्ली सिम्टम्स हैं जो हमें डिजीज़ को वार्निंग सिम्टम्स हैं, हम लोग इनको कहते हैं। अगर आपको किसी वजह से ब्रश करने पे ब्लीडिंग हो रही है, पहले तो लोकलाइज करिए कि कहाँ से हो रही है ब्लीडिंग। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपका नया ब्रश है उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है।
तो ये आपको हर हालत में देखना है कि अगर आप उसको लोकलाइज कर लेते हैं, टिल द टाइम यू विजिट अ डेंटिस्ट, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक योर ब्रश विदाउट द पेस्ट, आप उसको पानी में हल्का सा भिगो के उसको थोड़ा सा क्लीन करके देखें, अगर उससे ब्लीडिंग रुक रही है तो मे बी इट वॉज अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। बट नॉर्मली इस तरह की सिचुएशंस बड़ी लिमिटेड होती हैं जहां आपको, बट मोस्टली अगर ब्लीडिंग हो रही है या सेंसिटिविटी हो रही है तो दैट रिक्वायर्स द कंसल्टेशन बाय अ डेंटिस्ट, क्योंकि सेंसिटिविटी मीन्स आपकी इनामल वहाँ से यू हैव लॉस्ट योर इनामल इन दैट पार्ट, दांत के ऊपर की वो जो लेयर है वो आप खो चुके हैं, और डेंटिन सेंसिटिव है। अगर अर्ली पार्ट में आप जाएंगे तो कैविटी होगी तो भर जाएगा, अगर वो कोई दांत घिस गए हैं एसिडिटी की वजह से या कोल्ड ड्रिंक की वजह से, और इवन ओवर ब्रशिंग विच आई डिडंट मेंशन अर्लियर, ओवर ब्रशिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है, और उसमें फिर नेचुरल है अगर आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो थोड़ा पेस्ट, डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज़ करके उसके बाद आप फिलिंग करा सकते हैं, या बहुत शैलो है तो खाली पेस्ट से भी काम हो सकता है। ओके सर, डॉक्टर युवराज, हम लोगों ने ये सुना है कि 2 times अ डे ब्रश करना चाहिए। टाइम्स तक तो ठीक है, लेकिन टाइमिंग भी क्या इंपॉर्टेंट होती है कि दिन में कभी भी 2 बार उठे और ब्रश कर लिया वो चल जाता है, या फिर सुबह पर्टिकुलर उठने के बाद, या फिर रात को पर्टिकुलरली सोने से पहले ब्रश करना? टाइमिंग वाला फैक्टर पे प्लीज़ बताइए। देखो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तो ब्रशिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। क्यों का क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग्स की जब आप बात कर रहे हैं, आजकल टाइमिंग सिस्टम और लाइफस्टाइल ही ऐसे बदला हुआ है कि टाइमिंग पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं जी मेरी नाइट शिफ्ट थी, मेरा तो ये मॉर्निंग शिफ्ट है, मैंने अभी खाना खाया है, अभी उठ के मैं आया हूँ तो अभी ब्रश करके आ गए। इवन दैट ये भी देखा गया है कि आप सब भी जितने भी अवेयर होंगे और डेंटल हेल्थ का केयर करते होंगे और डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं किया होगा तो भी आप जैसे खाना खाया इमीडिएट, मैंने आज यहाँ बोल दिया कि रात को ब्रश कर सोना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने खाना खाया, एक अच्छा सा OTT पे कोई सीरियल देखना है, OTT पे कोई देना, फटाक से ब्रश कर दी, ब्रश कर फटाक से माउथ वॉश किया और जाकर सो गए। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। ब्रशिंग का टाइमिंग, माउथ वॉश का टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग ब्रशेज़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब करते हैं हर किसी को फील होता है कि मैं फ्रेश फील कर रहे हैं। आफ्टर ब्रशिंग वी स्टार्ट कि भाई एक फ्रेशनेस माउथ में आ गई है, एक हम अब कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट या कोई भी आपका मील है फर्स्ट उसको लेने के लिए, बट वो एक क्लीनिंग की ज़रूरत है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रात को आप ब्रश करते हैं, आफ्टर योर मील, आफ्टर मील हाफ एन आवर के बाद आप ब्रश करें, उसके आधे घंटे के बाद माउथ वॉश यूज़ करें, तो आपके जो बैक्टीरिया जो आप जब रात को सोते हैं माउथ बंद कर जब वो एक्टिव होते हैं, जो वो नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचाएंगे। खाना जो फूड लॉजमेंट है वो किसी भी कारण से हो सकती है, अच्छे हेल्दी टीथ्स में भी हो सकती है, वो नहीं होगी तो आपके दांत ठीक रहेंगे, और दांत ठीक रहेंगे, स्माइल ठीक रहेगी, द्वार ठीक रहेगा तो मंदिर भी ठीक रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने माउथ वॉश का जिक्र किया, मैं डॉक्टर अनूप से पूछूंगी कि ब्रश प्लस उसके बाद साथ में आता है पेस्ट, जो हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग अपने कंसर्न दे के, कोई टीथ वाइटनिंग के लिए करता है, कोई सेंसिटिविटी के लिए करता है। माउथ वॉश पे मैं बाद में आऊँगी, पहले टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके के कंसर्न के लिए किस तरीके का टूथपेस्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर कौन से कंपोनेंट्स देखने चाहिए, और जो अलग अलग गिमिक आते हैं टीथ वाइटनिंग के नाम पर, आयुर्वेदिक जो आते हैं जड़ी बूटियों वाले, क्या इन सब चीज़ों पे यकीन करना चाहिए, या बेसिक कंपोनेंट कोई एक होता है? मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, पेस्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है नो डाउट, बट ब्रश की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है, और शायद ब्रश का क्वेश्चन नहीं आया है इसलिए मैं उसको रेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रश ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। विद द टाइप ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग, ब्रश सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट हो डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड रिक्वायरमेंट एज पर द एडवाइस ऑफ द डेंटिस्ट। पेस्ट में अब तक हमारे जितने भी पेस्ट हैं वो सब कॉम्पोजिट हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें ओवर द टाइम पब्लिक भी अवेयर हो रही है कि भाई SLS की भी बात आती है, पैराबेन्स की भी बात आती है। SLS कुछ नहीं है बट वो फोमिंग एजेंट है बेसिकली, और जो कि सभी चीज़ों में यूज़ होता है, आपके शैम्पूज़ में भी होता है, बाकी चीज़ों में भी होता है। और पैराबेन्स है जो प्रिजर्वेटिव है, उसको रखते हैं इंटैक्ट कि भाई उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो।
और ये दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन की जा रही हैं, तो डेफिनेटली जो पेस्ट इनके बिना हो डेफिनेटली वो सुपीरियर हैं जहाँ तक हो सके। दूसरा, पेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली पेस्ट आप जितना कम से कम हो लें। और हो सके जैसे आपने खाना खाया, हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाना ज़्यादा फंसता है, तो वो बिना पेस्ट के भी ब्रश कर सकते हैं, जस्ट विद वाटर आफ्टर मील्स। जैसे आपने नॉन वेजिटेरियन खाया या कुछ अपना इंडियन खाने में भी कई वेजिटेबल्स हैं जो फंस जाती हैं, तो इफ़ यू आर यूजिंग डूइंग अ वाटर ब्रशिंग, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। You don't need a paste every time, but definitely I will not say you can do without a paste. No, that is not possible. But in between अगर आप कर रहे हैं तो definitely पानी के साथ ब्रश कर सकते हैं, which is very helpful. I have lot of patients who have been using it for years, especially जिनको decay ज़्यादा होता है या gum disease ज़्यादा होती है। कोई ड्यूरेशन है कि नॉर्मल ब्रशिंग की तरह ही, मतलब थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बिना टूथपेस्ट के ब्रश करना, कि जितने नॉर्मल ड्यूरेशन में ब्रश करते हैं उतना ही करना है? नहीं, आपको देखिए, हम अगर देखें तो कुल्ला हमारा बहुत पुराना वो है, मुंह का कुल्ला करना हमारे ऑलरेडी कल्चर में है। वो कुल्ला हम लोग सदियों से कर रहे हैं। एंड आई थिंक आई हैव सीन, एक WHA की टीम आई थी 75 में हमारे वहाँ KGMC में, तो उन्होंने एक मज़दूर को देखा कि वो खाना खा के वो ऐसे उंगली से कुल्ला कर रहा था, तो दे वर सरप्राइज, दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ दैट पर्सन कि इतनी अवेयरनेस है यहाँ। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो सभी करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ नहीं होता है, उनके यहाँ कुल्ले का कोई सिस्टम नहीं है। वॉट आई वुड से, वाटर ब्रशिंग इज़ अ स्लाइटली सुपीरियर वे टू रिंस योर माउथ, बिकॉज यू आर हैविंग अ इंस्ट्रूमेंट टू क्लीन योर माउथ एज वेल। सो बेसिकली कुल्ला ही है वो, इट इज़ अ स्लाइटली रिफाइंड अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज खाना तो फंस ही रहा है आपका, स्पेशली विद एज, जिनके थोड़ा रिसेशन है गम्स में या दांतों के बीच में स्पेस है, उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, माउथ वॉश वाला कंपोनेंट छोड़िए, आजकल बहुत ट्रेंडी है, होटल्स में जाते हैं रखा होता है, कितना इम्पोर्टेंट है? माउथ वॉश बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और लिस्ट इम्पॉर्टेंट भी। एक जैसे सर ने भी बताया वाटर बेस, तो घर में अगर आप गुनगुना पानी ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा टेबल सॉल्ट, बिल्कुल एक पिंच ऐड करके सलाइन बनाकर उसे यूज़ करते हैं, तो बहुत से गम्स की प्रॉब्लम अगर रेगुलर करते हैं और ब्रश के बाद करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हैं। लेकिन माउथ वॉश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो मैं नमक वाला ऐड वाली बात करता, माउथ वॉश के भी बहुत ऐड्स आते हैं, और जब यहाँ इन्फ्लुएंसर और ऐड की बात हो रही है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अब टाइम कम है तो एक बेसिक चीज़, एल्कोहल फ्री माउथ वॉश आपको देखना चाहिए। माउथ वॉशेस जितने भी बड़े नाम है, नाम मैं ले नहीं सकता, उसमें बहुत से जो हम होटल्स में या भी हम कहीं आप आएंगे कहीं कोई माउथ वॉश के छोटे छोटे, उसमें फ़्लाइट्स में आपको बहुत से माउथ वॉशेज होते हैं जिसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश ही, ब्रांड पे ना जाए, आप अल्कोहल फ्री माउथ वॉश देखें, और या फिर अपने नियर बाय डेंटिस्ट जिनको आप दिखाते हैं, आपके अपने डेंटिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करें। माउथ वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज यू आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिविटी, एट्रिजन, गम रिसेशन, उसमें माउथ वॉश का थोड़ा हेल्प रहता है अगर अच्छा माउथ वॉश आप यूज़ करते हैं। अगेन टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू चूज़ माउथ वॉश फॉर योर सेल्फ। कोई भी माउथ वॉश हर किसी को नहीं चलेगा, कोई भी पेस्ट हर किसी को नहीं चलेगा। आपके टीथ की कंडीशंस, आपके माउथ की कंडीशन, ओरल हाइजीन कंडीशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेंटेन होता है, तो माउथ वॉश इंपॉर्टेंट है। बट बेसिक एक चीज़ है, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश। ये हमें माउथ वॉश के पीछे कंपोनेंट्स में दिख जाएगा उसमें अल्कोहल है या नहीं है? बिल्कुल दिख जाएगा। आप उसमें देखेंगे एक्वा बेस्ड माउथ वॉशेस होते हैं। आई थिंक मोस्टली माउथ वॉशेस हैव अल्कोहल, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम। बट सर ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि बहुत सारे माउथ वॉश में है अल्कोहल और हमें यूज़ भी करना है। यही तो अवेयरनेस का काम है। ओके सर, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि सफ़ेद दांत सबकी चाहत होते हैं पर सबको मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारे इंस्टेंट वाइटनिंग के टूथपेस्ट आ रहे हैं, वो स्ट्रिप्स आती हैं, सोशल मीडिया मतलब ऑलमोस्ट सारे सेशन में हम लोगों ने सुना है कि कुछ सबने इन्फ्लुएंसर से सुन रखा है। स्ट्रिप्स आती हैं जिनको लगा करके आप हटाते हैं तो आपके दांत तुरंत चमकने लगते हैं। कुछ चारकोल बेस्ड कुछ चीज़ें आ रही हैं। सबसे सही उपाय क्या है दांतों को सफ़ेद रखने का? देखिए, जो वाइटनिंग वाला पार्ट है, सर माइक।
थोड़ा सा पास। वाइटनिंग वाला जो पार्ट है वो आई थिंक बिना प्रोफेशनल कंसल्टेशन के नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर, बिकॉज आई थिंक डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि कई बार पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोई चीज़ ली और उसके बाद उनको सेंसिटिविटी हो गई, बिकॉज दे आर ऑल वाइटनिंग एजेंट्स आर सॉर्ट ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स, यू नो। तो यू हैव टू एडमिट वन थिंग कि इफ एनीथिंग इज ब्लीच्ड and to what quantity in a particular person, it can cause harm. So without a dental advice, I don't think so any bleaching, I am not saying you should not use it, but with the advice of the professional. Because I think any doctor will easily guide you. In clinic भी bleaching होती है, professional bleaching भी होती है, और at home भी bleaching हो सकती है. As sir is saying, this all are the treatments we can go for whitening. But as here a lot of young people are sitting, if they maintain, as per we were talking firstly about right paste, right brush, and if enamel quality of maintained by your brush paste, and then it will remain. It's not कि आपको ज़्यादा white है उसका ज़्यादा white है. It depends on the person to person. But if you maintain your enamel health, if you maintain the thing by brushing, proper brush, right timing, right food, right diet, then obviously you can repair it and you can get it more better shade. This is the matter of shades. Either it is pale yellow or white, whatever. Everybody wants कि इससे white होना चाहिए. They used to come to us clinic and they are very good smiling young chap. थोड़ा सा white हो सकता है, whitening के लिए क्या होगा? तो वो एक treatments तो हैं, but pastes are also there. Caring is the most important thing if you want to keep it for long way. Otherwise, जब aging period start होगा, attrition होगा, erosion होगा, abrasion होगा, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है. Again, then you need a good dentist to take care of your needs. So whitening is a very big thing as per age factors, as per paste, mouthwash, or eating habits. Many things depends. कितनी सिटिंग के लिए जाना पड़ता है? क्या एक बार अगर आप गए तो फिर वो दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर पर्टिकुलर इंटरवल में हमें जाना पड़ता है? क्योंकि दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मैं चला तो जाऊंगा या जाऊंगी, कितना उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस कितना कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग. If you don't mind, I can ask you something. Yeah. If you want to go for a hair treatment, if you want to go for a skin treatment, if you want to go for any cosmetic treatment, कितनी sittings लगते हैं? सर मैं कभी गई नहीं हूँ, तो आई कांट रियली से. I'm just joking. The thing is that for any cosmetic thing, there is a certain period. ठीक है, आपने आज ब्लीचिंग लिया, आपकी ईटिंग हैबिट्स, केयरिंग, उस पर डिपेंड करता है. हो सकता है 6 मंथ तक लॉन्च रहे, 8 मंथ तक रहे, दोबारा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्मेटिक किसी भी तरह का कॉस्मेटिक को आपको मेंटेन करना पड़ेगा. हाँ, अब ये बात है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं या वो आपको कैसा केयर दे रहे हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, दैट डिपेंड्स. और बात है जो ब्लीचिंग की, वो इंस्टेंट ब्लीच भी होता है सर. आजकल इंस्टेंट ब्लीच एक सेटिंग में भी हो जाता है, और आपको घर के लिए भी ब्लीचिंग के लिए दे सकते हैं, ट्रे ब्लीचेस के लिए बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है. आजकल शॉर्ट टर्म में ही होता है सब कुछ, ज़्यादा सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके सर, आप कुछ ऐड करना थोड़ा चाहते हैं? सा मैं वही जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट, अगर जैसे एग्जामिनेशन से ये डॉक्टर फील कर रहा है कि इनामल आपकी ज़्यादा थिक नहीं है, वहाँ आपको उस रिस्क फैक्टर जो उससे इन्वॉल्व है उसके बारे में बता के, तो आपकी ब्लीचिंग भी ज़्यादा नहीं हो सकती है. बिकॉज आपने कहीं आपकी इनामल ज़्यादा थिक नहीं और आपने ब्लीचिंग करा लिया, तो यू आर लैंडिंग अप इन अ बिगर प्रॉब्लम. सो दिस हैज़ टू बी एंश्योर्ड दैट यू डोंट ओवरडू इट. हेलो सर, माय नेम इज़ विशाल चौधरी, आई एम फ्रॉम DBIT कॉलेज. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आजकल काफ़ी सारे फैंसी टूथब्रश आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक या मैनुअल? वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है. यस सर. देखिए, ईटिंग हैबिट्स, अगर आपका दांतों का अलाइनमेंट अच्छा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एलिवेशन नहीं है, मतलब नॉर्मल अलाइनमेंट है, जो कि टेढ़े मेढ़े नहीं है. हाँ, टेढ़े मेढ़े नहीं है, जिस वो ये भी आई थिंक आई इंक्लूड हिज कमेंट्स ऑल्सो. तो वहाँ आप पावर्ड ब्रश कहते हैं उनको, एक्चुअली मोटराइज ब्रश कहिए, वो खाली आप यूज़ करें तो एक बार को चल सकता है एट अ यंगर एज. देखिए, मैनुअल का कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा, बिकॉज मैनुअल तो आपका रिफाइननेस लाएगा ही लाएगा.
आपके कई सारे एरियाज़ होंगे जहाँ आपका पावर्ड ब्रश नहीं पहुँचेगा। सो वो आप डे टू डे में भी देखिए, आपका वैक्यूम क्लीनर हर कोने में नहीं पहुँचता घर के, आपको अपने से साफ़ करना पड़ता है। सो ये हमेशा ध्यान में रखिए, खाली आप मैनुअल कर सकते हैं, बट खाली पावर्ड कर रहे हैं, अगर आपके दांत जरा भी टेढ़े मेढ़े हैं तो वो जो एरिया नहीं कवर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। आई थिंक सर इज एब्सोल्युटली बिकॉज बट योर क्वेश्चन की क्या बेटर रहता है? यस सर। एज वी आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, तो पॉकेट फ्रेंडली मैनुअल ब्रश, आपको कहें कि आपके लिए सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, यू कैन बाय इट अगेन। आपको कहें कि आप हार्ड ब्रश यूज़ करें, स्मॉल हेड वाला ब्रश यूज़ करें, ब्रशिंग टेक्निक आपको हम सिखाकर ब्रश के लिए कि ब्रश करते कैसे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सर की तरह एवरीबडी जो एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, हर कोई आपको रिकमेंड करेगा कि आप मैनुअल ब्रश यूज़ करें। दैट इज़ द बेसिक थिंग फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर भारद्वाज, मुझे ये पूछना है, हमें ये तो पता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर आप मुझे ये बता सकते हैं कितनी देर के लिए ब्रश करना चाहिए जो हेल्दी माना जाता है? देखिए, सर ने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ब्रश उंगली से 75, मैं भी बॉर्न नहीं था तब जब वो फोटो खींचा गया था। तो द थिंग इज़ दैट कि ब्रश आप जितना कम करें, कम का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही 1 सेकंड 2 सेकंड, मिनट्स में हम उसको काउंट नहीं करते, फिर भी रफली 1-1.5 मिनट ब्रश हो, प्रॉपर सभी सरफेस पे जाए। ब्रश की क्वालिटी, आपके जो ब्रिसल्स हैं, आइडियल ब्रश यानी सॉफ्ट ब्रश हो। और ब्रशिंग टेक्निक आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से पूछें कि हाउ डू आई ब्रश माई टीथ। वो ब्रश इफ़ेक्टिव है दोनों टाइम, मील के आधे घंटे के बाद, और ब्रश के साथ आपको फ्लॉस और माउथ वॉश भी यूज़ करने चाहिए। दैट इज़ द प्रॉपर केयर यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ। थैंक यू सर। मैं छोटा सा यहाँ ऐड करना चाहूँगा, आई एम सॉरी, वो ऐड ये करना चाहूँगा क्योंकि बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द माउथ। अगर आपके दांत बहुत इवन हैं तो टू बी वेरी फ्रैंक 10 strokes in every quadrant is good enough, and you have to ensure, because देखिए बॉडी में सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी चाहिए हमें राइट फ्रॉम हेड टू टो, that you have to understand your requirements. What we have started doing in the modern world, we are comparing with others. Everybody is a unique entity on this mother earth. So उस यूनिकनेस को आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे दांत तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं और मैं अब ब्रेसेस तो नहीं करा रहा हूँ या करा रही हूँ, तो मुझे उन एरियाज़ को कवर करना है जहाँ रिलेटिवली खाना फंसता है या कुछ यू कैन आइडेंटिफाई। तो यू हैव टू, बट मिनिमम 5 to 10 स्ट्रोक्स का एक पुराना वो है, और जो बुक्स में मेंशन है वो 45 डिग्री वाला है। बट हमारे KGMC में एक सिंपलर मेथड, हम क्योंकि वहाँ विलेज क्लिनिक्स बहुत करते थे, तो एक मेथड है वहाँ 4 स्ट्रोक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन स्क्वीजिंग एक्शन, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और लास्ट में स्क्रबिंग ऑन द बाइटिंग सर्फेस। तो 4 स्ट्रोक उसको मेथड कहते थे, विच इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल इन इंडियन कंटेक्स्ट। क्योंकि 45 डिग्री हम बोलें तो कई बार कई मरीज़ 45 डिग्री नहीं समझते, तो वो थोड़ा सा एक इशू रहता है। मैं इसी में बस कॉन्टिन्यूटी में एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। फ्लॉसिंग का आपने जिक्र किया, जो हम दांतों के बीच में कुछ धागे जैसी चीज़ होती है जिसको हम फंसा के साफ़ करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए? कई लोगों को लगता है कि क्योंकि चुभ जाता है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि वो कभी कभी गम्स में लग जाता है, उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो फ्लॉसिंग एक ओरल हाइजीन का अच्छा पार्ट है, लेकिन उसको करते वक्त कितना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फ्लॉस का अगर आप कुछ लोग यहाँ बैठे हो जो इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लैट थ्रेड होता है। उस फ्लैट थ्रेड को बहुत ही मेटिकुलसली यूज़ करने के लिए एक्चुअली बना है वो। अब वो फ्लॉस होल्डर्स के साथ भी आने लगा है, तो वो आप प्रेशर से दे रहे हैं तो वो जो क्लिप से आता है, वो अगर आप उसको पुश कर देते हैं वो सीधे हिट करता है गम में, एंड वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव इंजर्ड द गम्स बिकॉज ऑफ फ्लॉस। तो फ्लॉस को आई विल ऑलवेज एडवाइस कि बिना एडवाइस के डॉक्टर के एक, एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक बार आप समझ लेंगे देन आई डोंट थिंक सो यू हैव टू रिपीटेडली। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ जो फिंगर पे रोल करके जो फ्लॉस होता है रादर देन विद अ हैंडल। हैंडल वाला स्टिफ रहता है, उसमें आप प्रेशर ज़्यादा देते हैं,
फिंगर पे आपका टोटल टैक्टाइल सेंस रहता है, यू हैव कंट्रोल ओवर द फ्लॉस। बहुत यंग लोगों को फ्लॉस की इसलिए ज़रूरत नहीं होती बिकॉज उनके बहुत टाइट कंटैक्ट्स होते हैं दांतों के, और गम्स भी बहुत टाइट होते हैं। उसमें फ्लॉस अगर आप प्रेशर से यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर मेरा सवाल टंग क्लीनर को लेकर था। जैसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि टंग क्लीनर ज़्यादा यूज़ करने से आपके टेस्ट बड्स पर असर पड़ता है, तो वो अवॉइड करते हैं डेली बेसिस में टंग क्लीनर को यूज़ करना। तो ये एक मिथ है या ऐसा होता है? देखिए, टंग क्लीनिंग एक्शन तो पहले भी सपोर्ट हुआ एक आध सेशन में, क्योंकि टंग क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप जो रात भर जो आपने रात को खाना खाया या प्रीवियस डे आपने खाना खाया, वो जो भी बिकॉज द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस इन द अर्बन पॉपुलेशन व्हेन यू, अगर आप नोटिस करें जिस दिन आपने कहीं शादी का खाना खाया या बाहर का खाना खाया, तो आपकी टंग ज़्यादा कोटेड होगी। और वो कोटिंग क्या है बेसिकली, ऑल फुल ऑफ बैक्टीरिया, तो उसको तो क्लीन करना ही करना है। बट जो क्लीन करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो अगर आपका टंग क्लीनर है या सुपर सॉफ्ट ब्रश है, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो ईजिली साफ़ करता है। बट कोई हार्ड चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली होता क्या है, हमारे जैसे यहाँ केराटिन होता है वो डेवलप हो जाता है, तो आपको टेस्ट आना बंद हो जाएगा अगर आप बहुत विगरसली कर रहे हैं। बेसिकली टंग क्लीनर्स जो अवेलेबल हैं, मेटालिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इन इंडियन पार्ट्स एंड ऑल दैट। अब अच्छी कंपनीज कुछ प्लास्टिक सॉफ्ट टंग क्लीनर्स, और जैसे सर ने कहा सबसे बेस्ट है सॉफ्ट ब्रश एंड टंग क्लीन। आप अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहें, कई बार एज पर सर की भी टंग क्लीन नहीं है, हैलिटोसिस मतलब बैड ब्रीथ के लिए लोग आते हैं, टंग क्लीन करने के बाद ही तुरंत असर पड़ता है। तो इतना इंपॉर्टेंट भी है, बट केयरफुली यू हैव टू। Good evening, sir. I'm Devansh. I'm from Vivekanand Institute of Professional Studies, and my question was related to teeth grinding. I've been grinding my teeth ever since I was a kid, and I wanted to ask, is it really harmful? Because I have not suffered any side effects yet, and is it just purely psychological, or it could be related to a health problem as well? We have not touched the topic of stress related to your teeth. If we have time, I can touch that. We can do that quickly. स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मॉडर्न सोसाइटी में एक, आई थिंक इट इज़ नेवर द अमाउंट, आई ऑलवेज से इट इज़ नेवर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ योर कैपेबिलिटी टू हैंडल हाउ मच स्ट्रेस. Some person can have a small stress, but he is not able to handle it, so definitely he will have more problems, both with the oral cavity, the stomach, everything gets affected. So stress is nothing to be taken so lightly also, and the first thing I say is you have to manage to handle your own stress. But definitely stress has a big role to play in the grinding of the teeth, which we call bruxism if it is only during the night. Some people grind it during the day also, which is called bruxomania. And some people have a habit of doing it almost good number of hours day and night. So usko pehle to identify kara ke you have to handle the underlying problem, which is obviously stress. And sometimes the uneven teeth also have a reason to, which I think Dr. Yuvraj can brief it. You definitely need a consultation, because in long term it will cause you your smile, atresin can cause sensitivity, many things. As you are very young chap, so you please consult so that you can get grinding is not a normal thing, whatever the reason. Bruxism, grinding is not a normal thing, either habitual, whatever the reason. So you have to consult, and obviously you are in young age, that's why you're not feeling anything right now. पुराने ज़माने में कहते थे कि पेट में कीड़े हैं इसलिए दांत कटकटाते हैं, ऐसा आई थिंक आप लोग अपनी दादी से और उनसे सुना होगा. बट आई थिंक वो अब कंसेप्ट नहीं है. सो डोंट इवन थिंक कि ऐसा कुछ है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं. इफ़ इट इज़ देयर दैट व्हाट ही इज सेइंग इज़ राइट, यू हैव टू कंसल्ट दी एंड टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज यू आर वेरी यंग एंड by the time 20 years down the line you will have big problems. थैंक यू डॉक्टर्स. सेशन सर मैं पूछ लूँ छोटा सा सवाल. सर बहुत अच्छे अच्छे मसाले बने, पर एक कमबख्त मसाला है, स्वाद में बहुत अच्छा है पर दांतों में फंसता है, ज़ीरा. कहीं से भी वो दाल में निकल आता है और एक ही जगह पर फंसता है, फिर आप उसको निकालने के जतन करते हैं और उसमें आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं, टॉफ़ी के रैपर से, टूथपिक से, फिर आप पाते हैं कि वो जगह बड़ी होती जा रही है और वहाँ ज़ीरा हर बार फंसता है.
अब डेंटल फ्लॉस भी होते हैं, वो अच्छा है कि क्या उसको करें, पर वो जगह जो बड़ी हो गई है उसका क्या इलाज है? मतलब कुछ कोई तरीका है, उसके डूज एंड डोंट्स हैं? These are pockets, sir is expert in that. देखिए खाना जो फंस रहा है वो दोनों वजह से हो सकता है, या तो दांत में कीड़ा लगा है, अगर कोई एग्जिस्टिंग डेंटल ट्रीटमेंट वहाँ नहीं हुआ है, मैं उस केस में बात कर रहा हूँ। अगर एग्जिस्टिंग डेंटल ट्रीटमेंट है, फिलिंग है, क्राउन है, तो फिर मैटर इज़ टोटली डिफरेंट। बट अगर हम नॉर्मल एक हेल्दी माउथ में खाना फंस रहा है तो इट इज़ नेवर अ गुड साइन। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एरिया, मेक श्योर इफ़ यू कैन क्लीन इट एट योर लेवल। आपने 1-2 दिन क्लीन किया, उसके बाद वो पता चला कि वो ठीक हो गया है, तब तो ठीक है। बट अगर वो फंसता जा रहा है और वहाँ मसूड़ा लूज़ हो गया है, मसूड़े में कभी कभी स्वेलिंग आ रही है, कभी वो ब्लीड भी करता है, देन ऑब्वियसली यू हैव बोथ द प्रॉब्लम्स। आई थिंक यू हैव अ कैविटी एज वेल एज गम इशू देयर which needs to be rectified as early as possible. And you don't have to keep wrappers and all that. There are interdental brushes, not toothpick also. Usually what we do, if we go there for any lunch and dinner, they also will keep toothpick, not toothpick. Interdental brushes are there. Again, you have to go for a dentist. What is that? Because I think so time is running out. But interdental brushes are a very good thing so that you can keep it clean and gums can become healthy if there is no any systematic or like any treated problem. And these are pseudo pockets sometimes. Sometimes you will get self-heal. Sometimes after taking care, the another place, if it is going on same only single place, then you have to show your dentist. But don't use toothpicks. Hi, my name is Kamna. My question is that in the day of social media where everybody is so concerned about their looks and smile begins with it, when we go to a doctor, a dentist, different dentists will give you different solutions for the same problem. So how do you choose which is the best option for you? Which problem you got? The Like different smile solution. correction. Smile correction. Yeah. For smile correction, there is, as I am orthodontist, means we make smiles. Smile correction, either you have to go for braces. There are different kind of braces, aligners, and lot of WhatsApp University and a lot of social media is also promoting. They're just take it from us and go, keep it in your mouth. In 6 months or 8 months or 1 year, as you are sitting in the home without any doctor's consultation, you will get smile corrected. That is totally wrong. You have to consult a proper smile corrector or orthodontist if it is related to your malalignment of the teeth. If you have some discoloration, something like atresion, or many things are छोटे बड़े दांत, घिसे हुए दांत, छोटा मोटा, तो it is you will go to prosthodontist, endodontist, periodontist. There are a lot of branches in dentistry and experts. If you go to, if you suppose that, if you are coming to orthodontist, obviously I will tell you go for braces, it will take time taking and all that. If you go to any prosthodontist, maybe he or she can suggest you कि आप क्राउन लगा लीजिए, विनियर्स लगा लीजिए. ये थोड़ा डिफरेंस होता है, अदरवाइज ट्रीटमेंट तो सेम ही रहता है. दिस नॉट पॉसिबल कि हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर सकता मैं. सोशल मीडिया तो अच्छा भी है और बुरा भी है. I'll add here, basically, medical or dental sciences, the confusion is the patient himself or herself is not understanding the problem. And I think it is very essential for platforms like this, where the public is educated at large, that how they identify their problem. The confusion exists because if you are not aware, then obviously somewhere or the other, what you are expecting out of the professional, it may not be so much easily readable by the person and he is advising you something. So you have to identify what he said. If you have irregular teeth, to be very frank, you have to go to an orthodontist. There is no doubt about it. Veneers will not take care of it. No smile designing will be able to take care of it. Only orthodontic treatment or aligners will take care of. And I am actually telling you, I get at least 3-4 patients of spoiled aligner cases. I have to refer them to my orthodontist कि भाई please ठीक करो ये. थैंक यू डॉक्टर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल. अगर कोई भी कंसर्न है, बेसिक मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन यही निकल के आया है कि
खुद से उसकी चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करके या सोशल मीडिया पे चेक करके अपना किसी कंक्लूजन बनाने की बजाय सीधे डॉक्टर्स के पास जाएं और फटाफट वही काम करें जो उसके लिए सजेस्टेड है, जो बेटर है, बजाय वरना फिर बुढ़ापे में खुदा जाने कितने दांतों के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। एनीवेज, थैंक यू गाइस, थैंक यू डॉक्टर।